I quoted some from Bhagavad Gita and as well, so it was very good from lecture it. GTO हमारा उस दिन खत्म हो गया, वो मतलब 3-4 2 पेपर सॉल्व करने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी लेवल के होते हैं क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, आप IIM क्लियर करके आए हैं तो यू शुड हैव सम रीजनिंग एबिलिटी। उसके लीडर हो कहीं के, तो एक्सपीडिशन जा रहा है और एक बंदा बीमार पड़ गया है, अब टीम कह रही है हमें ऊपर जाना है और वो बंदा बहुत बीमार पड़ा है, तो आप क्या करोगे? तो उसने कुछ पूछा हो, शुरू के 5-10 मिनट में टू ब्रेक द आइस उन्होंने पहले मुझे कंफर्टेबल किया कि ठीक है बिरत बैठो, हाउ आर यू, हैव यू टेकन सम कोचिंग और व्हाट फ्रॉम वेयर, ये सब पूछा उन्होंने मेरे से। एसएसबी देने गए तो व्हाट वाज द फीलिंग इनिशियली जब घर से पैकिंग की, है ना, क्या सोच के गए कि यार अब जा रहा हूँ, क्या होगा? एसएसबी थी मेरी 22 जुलाई को भोपाल में, तो 22 एसएसबी बोर्ड से। हेलो विरत, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर। तो अभी रिकमेंडेशन के बाद कैसा लग रहा है? फीलिंग ग्रेट। पहले से मतलब तैयारी करी थी, स्कूल टाइम से सोचा था कि आएगा, बट जब टेस्ट नंबर वो बोलते हैं सामने, इट फील्स ग्रेट, इट फील्स लाइक ऑल द हार्ड वर्क एंड यू डिड फॉर दिस ईयर्स, पास्ट ईयर्स, it all achieved you some result, so it was a great feeling। बहुत खुशी हुई थी। पूरा एसएसबी का मतलब रिटन एग्जामिनेशन से लेके एसएसबी तक का जो पूरा का पूरा सफर है ना, कैसे शुरू किया, कैसे रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू की, क्या बुक्स के रेफरेंस लिए, एसएसबी की कोचिंग के लिए क्या किया और एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके बाद में कोचिंग का और फिर एसएसबी जो एक्चुअल एसएसबी आपने दी है उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताओ। अच्छा, पहला अटेम्प्ट मैंने सितंबर में दिया 2022 में। मैंने सोचा था कि 2 महीने पढ़ूंगा और पेपर निकाल दूंगा, क्लियर कर दूंगा। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंट आई वाज, बट उसने मुझे नीचे गिराया बहुत जोर से कि मैंने ओटीए की भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया था मैं। इनफैक्ट मतलब मैथ्स तो पेपर चेक भी नहीं होगा मेरा, ओटीए की भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। सो मुझे समझ में ही आ गया था कि इतने से नहीं होने वाला। तो रिटर्न की फिर मेरे को पता था कि क्या, कहाँ मेरी गलतियां हैं, कहाँ मुझे सही करना है। तो फर्स्ट आई फोकस ऑन इंग्लिश, इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मेरे हिसाब से, क्योंकि कट ऑफ भी वही क्लियर कराता है आपको इंग्लिश। तो मैंने हिंदू पेपर से शुरू किया, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता था मुझे रोज रीड करने में उसे। मैं मतलब पेपर को थॉरोली बहुत अच्छे से, खाली करंट अफेयर्स के लिए नहीं, मैं उसे इंग्लिश के लिए भी कर रहा था। वो कैब भी अच्छी हो रही थी मेरी उससे। मेक सेंस। मैंने रजिस्टर बनाया था एक, उस पर मैं वो कैब पे वर्ड्स लिखता था और रोज उसके शाम को आंसर लिखता था कि उसका मतलब क्या था कि मुझे याद भी रहे। तो it was very helpful for me। The Hindu, I read Hindu, लोग इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं वगैरह, That is fine as well। हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। रिटर्न के लिए फिर मैंने मैथ्स के लिए मैंने शुरुआत से इस बार PYQ कर दिया था, क्योंकि मैंने सितंबर के लिए प्रिपेयर करा हुआ था, तो मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट था। उसके बाद मैंने PYQs सॉल्व करना शुरू किए। PYQs हो रहे तो मैं कॉन्फिडेंट हो रहा था धीरे धीरे, बट मुझे पता था कि ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज करी, डीडीए ने मेरी हेल्प करी इसमें। मैंने ऑनलाइन उनसे काफ़ी चीज़ें हेल्प करी। मैथ्स में मैंने क्लासेस ली थी डीडीए से कुछ, दे हेल्प मी अ लॉट। उसके बाद जीएस में मैंने न्यूज़पेपर मेरी बहुत हेल्प कर रहा था इसमें, करंट अफेयर्स के लिए। दूसरा मैंने करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल से, बहुत सारे डीडीए का भी चैनल है, उससे भी मैंने हेल्प। उसके बाद जीएस के लिए मैंने एनसीईआरटी उठाई। मेरे को पता था एनसीईआरटी सबसे सोर्स वही है, और एनसीईआरटी में भी यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि बॉक्स में क्या, बॉक्स से पूछा जाता है हमेशा। मैंने देखा है कि मतलब वो आउट ऑफ द मतलब बुक में ही है, पर वो आप देख नहीं पाओगे कहाँ पर है वो। तो मैंने 9th 10th से शुरू करी। भले बहुत इजी होती है, सबको लगता है कि 9 9 10 तो हम कर लेंगे, बट क्वेश्चन वो वहीं से पूछे जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपनी हिस्ट्री शुरू करी, 9 10th 11 12th की हिस्ट्री शुरू करी। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी पढ़ी 9 10th 11 12th। हिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम ये थी कि आप कितना भी पढ़ लो, कंप्लीट नहीं हो सकता हिस्ट्री। उसके ज्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो पाते अटेम्प्ट। हाँ, तो अगर आप 4-5 भी अटेम्प्ट करके सही कर रहे हो तो इट इज अ गुड, मतलब अच्छा करा आपने काफी। तो हिस्ट्री मैंने वहां से करी। मैंने को पता था कि ठीक है मैं कर लूंगा। स्पेक्ट्रम मैंने उठाई थी। स्पेक्ट्रम इज अ वेरी गुड बुक। हाँ, स्पेक्ट्रम मैंने, लोग चाहे आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीडीएससी की, स्पेक्ट्रम इज द मोस्ट यूजफुल बुक फॉर हिस्ट्री। एब्सोल्युटली। स्पेक्ट्रम मतलब मैंने 2 बार पढ़ी उसे पूरी, मैंने इतना टाइम लगाया, बट मैंने उसे अच्छे से पढ़ी। कहाँ से कहाँ, गांधीयन एरा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर से भी शुरू करा मैंने, क्योंकि मेरे को पता था पूछा जाता नहीं है, बट थोड़ा सा हेल्प कर रहा था मेरे को बाहर की इन्फॉर्मेशन के लिए। इट वाज गुड। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है मेरे को उस वाला, बिल्कुल थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर वगैरह का, तो वो मैंने पढ़ा अच्छे से। पॉलिटी के लिए मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो थे वो थे पॉलिटी। साइंस में मैंने बायो बहुत अच्छे से करी हुई थी,
केमिस्ट्री अच्छे से करी थी, फिजिक्स वाज ऑलवेज वीक पॉइंट मेरा, तो मैंने फिजिक्स को लेकिन ऊपर, फिजिक्स भी बहुत स्कोरिंग है। हाँ स्कोरिंग है और इजी भी है, easy काफी भी है। इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्टिक्स से, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑप्टिक्स से पूछते हैं और साउंड से पूछते हैं वो, तो मतलब ऊपर से ही पढ़ लो तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट 6 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स। सिर्फ 10th तक की 9-10th की अगर एनसीईआरटी कवर कर लेना इंसान एब्सोल्युटली, तो साइंस हो जाएगा। Science 11th 12th टच करने की जरूरत भी नहीं। जरूरत ही नहीं, 11 12 तो जरूरत ही नहीं टच करने की। मैंने भी 10th तक सिर्फ पीसीबी करा पूरा, बायो तो पूरा आता ही आता है वहीं से, तो बायो तो मैंने ऑल मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और सारे सही भी होते बायो के मेरे। वेरी गुड। तो पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैंने लक्ष्मीकांत उठाई पॉलिटी के लिए। लक्ष्मीकांत को मैंने ऑलमोस्ट 3 बार पढ़ी है इन सितंबर से लेके अप्रैल के और टाइम तक। लक्ष्मीकांत को 3 रीडिंग कम से कम चाहिए ही चाहिए, होंगी। बहुत जरूरी है, और आज भी मैं श्योर नहीं हूँ उस बुक के बारे में कि मुझे 100% आता है। हर बार आप नया पढ़ते हो, हर बार कुछ नया मिलता है आपको उससे। तो मैंने ऑलमोस्ट 3 बार लक्ष्मीकांत पढ़ी। उसके पीछे पीवाईक्यूज थे आईएएस लेवल के, जो मैंने सॉल्व भी ट्राई करे करने के, और बुक पढ़ने के बाद होते भी हैं, तो कुछ हो जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था उसके बाद से कि हाँ पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, तो मैंने वो सॉल्व करना शुरू किया। तो पॉलिटी वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट इन जीएस। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी फोकस किया, ज्योग्राफी मेरा बहुत अच्छा है, तो आई स्टार्टेड विद एटलस। सबसे पहले लोकेशन कहाँ है, सबसे पहले क्या आपको ये तो पता होना चाहिए हमें कि हम कहाँ पे लाई करते हैं और बाकी कंट्रीज किधर है। तो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज है, सब बताते हैं आपको कि एक अपने रूम में एक मैप लगाओ, वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप। मैंने भी यही फॉलो किया, शायद हेल्प करता मेरे को, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया। रिवर्स फिजिकल मैप लगाया मैंने इंडिया का, मुझे ये पता चल गया था कि रिवर्स के सोर्स कौन से स्टेट से हैं, कहाँ कौन से स्टेट से बहती है। और इससे मेरे को हेल्प ये मिली कि जीएस का एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैं नॉर्थ से साउथ लगाने थे स्टेट्स। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा एरिया वाइज, छत्तीसगढ़, झारखंड, वो दिया हुआ था, और वो भी नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन में सबसे बड़ा एरिया कौन सा स्टेट का। तो मैप ने मेरी इसमें बहुत हेल्प करी। ज्योग्राफी वाज डन, इट वाज इजी। उसके बाद पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ी थी, मैं भरोसे चल रहा था कि शायद 2-3 क्वेश्चन लग जाए तो हिट एंड ट्राई लग जाएगा मेरा, तो शायद वहां मेरे को हेल्प मिल जाए, तो मैंने हिस्ट्री वहां से करी थी। एंड साइंस वाज अगर स्पेक्ट्रम कंप्लीट की है तो मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन छूटेगा, कोई ही छूटेगा सारे। हाँ मॉडर्न, बट उनका भरोसा नहीं होता, वो कभी एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न से वो करते हैं, तो कभी वो एंशिएंट से डाल देते हैं, मेडिवल से डाल देते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से मेडिवल से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने मुगल पीरियड हाँ अब तो एंशिएंट इज इम्पोर्टेंट, अब ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो एंशिएंट को, कि लोगों को इसमें पता नहीं है एंशिएंट के बारे में ज्यादा क्या है, कौन सा। ठीक है, ये हो गया रिटन एग्जामिनेशन का हमारा सारा का सारा। जब एसएसबी देने गए तो व्हाट वाज द फीलिंग इनिशियली, जब घर से पैकिंग की, है ना, क्या सोच के गए कि यार अब जा रहा हूँ, क्या होगा? एसएसबी थी मेरी 22 जुलाई को भोपाल में, तो 22 एसएसबी बोर्ड से था। तो मैं गया, मैं 21 को चंडीगढ़ था, कुछ वजह से मेरे को बहुत हेक्टिक था उस समय। मैं 21 की रात को देहरादून आया हूँ 10 बजे। मैंने 2 घंटे में पैकिंग करी एसएसबी के लिए। सुबह मेरी ट्रेन थी 5 बजे की दिल्ली के लिए, दिल्ली से भोपाल दूसरी ट्रेन थी। तो मैं पहुंचा 22 को मेरी एसएसबी थी, 21 को मैं वहां पहुंचा हूँ शाम को। तो मैं वहां रुका हूँ, एसएसबी स्टे सबको पता होगा आप लोगों को कि हर जगह आजकल खुल गया है, तो मैं वहां रुका। फ्रेशीज के साथ वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, जो फ्रेशर्स हैं उनके साथ, जैसे हम लोग अगर 100 पहुंचे थे तो 18 फ्रेशर्स थे हम लोग, तो अलग बैच बनता है फ्रेशर्स का, रिपीटर्स का अलग बनता है, स्क्रीन आउट का अलग बनता है। तो फ्रेशर्स को मेरे हिसाब से इतनी रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिलती है जितनी एसएसबी में मिलती है। उन्हें लगता है कि पेपर क्लियर करके आए, पहली बार है, तो दे शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद देम। तो पहले हमें चेस्ट नंबर मिले, तो पहले तो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसी में लोगों को बहुत डर सा लगा रहता है कि कहीं किसी डॉक्यूमेंटेशन में बाहर ना निकाल दें कहीं। वैसे वो लोग पूरी थॉरल लिस्ट देते हैं हमें कि क्या क्या लेके जाना है हमें। तो सब वहां से भी एक बच्चे को बाहर करा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में कि प्रोविजनल शायद सही नहीं था। डॉक्यूमेंटेशन हुआ हमारा, चेस्ट नंबर मिले हमें, एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर पीपीडीटी। तो पहले होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस, वो पेपर देते हैं, 2 पेपर सॉल्व करने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी लेवल के होते हैं, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। आप आईएमए क्लियर करके आए हैं तो यू शुड हैव सम रीजनिंग एबिलिटी। उसके बाद पेपर हुआ 2, उसके बाद पीपीडीटी होता है, पिक्चर दिखाते हैं हमको एज यूजुअल, वही ब्लर पिक्चर सामने दिखती है, पता था मेरे को थोड़ी सी, बट पिक्चर वाज वेरी क्लियर दिस टाइम। स्टोरी बनी, स्टोरी 1 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर ठीक ठाक बनी, मैंने जितनी एक्सपेक्ट करी थी उतनी अच्छी नहीं बनी मेरे से स्टोरी। तो जीडी का टाइम आया, हमें 10 लोग थे, हम बैठे हुए थे, सामने पैनल था, तो शुरू हुआ जीडी। तो जैसा बनता है, इट वाज अ फिश मार्केट। शुरुआत में यहाँ से वहां से, वो वहां से फेंक रहा है, वो वहां से फेंक रहा है, कोई कहानी। तो आई केप्ट माई काम थोड़ी देर के लिए, मुझे पता था कि कहाँ से कब एंट्री मारनी है और कब राइट टाइम पे एंट्री मारनी है। तो मैंने बोला, मैंने एक बात नोटिस करी कि जब जो स्टोरी में लिखा हुआ था मैंने उसके अलावा भी मैंने पॉइंट ऐड करे अपनी तरफ से, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट।
उन्हें पता था कि मैं शायद पॉइंट लिखना भूल गया हूँ या टाइम नहीं था मेरे पे, तो मैंने पॉइंट ऐड करे अपने जीडी के टाइम पे, और दे हेल्प मी अ लॉट। जरूरी नहीं है कि आपकी स्टोरी ली जाए, तो मेरी स्टोरी नहीं ली गई थी, कॉमन स्टोरी किसी और की थी, बट जिसकी कॉमन स्टोरी ले रहे हो आप उसके साथ जाने चाहिए, तो मैंने उसके भी व्यूज दिए साथ में कि हाँ वी शुड एट दिस, वी शुड एट दिस। उसके बाद पीपीटीटी का रिजल्ट आया 3 बजे, डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, साथ बैठे हुए थे सब लोग, तो चेस्ट नंबर बोलते हैं वो, अब उन्होंने शुरू किया चेस्ट नंबर बोल, मेरा था चेस्ट नंबर 17, उन्होंने चेस्ट नंबर बोलना शुरू किया 15, तो हमें लगा 15 से पहले कोई रिकमेंड स्क्रीन नहीं हुआ है, तो 15, 21, 23, अब मेरा चेस्ट नंबर निकल गया बीच में, मैंने कहा गया चांस, उसके बाद अब तो कोई चांस ही नहीं, तो वापस आए और चेस्ट नंबर 17 लिया उन्होंने मेरा, मैंने एक सांस ली, मैंने कहा चलो पहली स्टेज क्लियर हुई है, स्क्रीन इन, जितना कुछ नहीं था मैं कि ठीक है, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्क्रीन हो जाना चाहिए मैं, तो मैं स्क्रीन इन हुआ, उसके बाद थोड़ी बिठाते हैं वो अलग 30 लोगों को और बाकियों को अलग देते हैं लेक्चर कि अब आप लोग अगर ट्राई करें, कुछ दोस्त थे उसमें मेरे जो बने थे वो नहीं हो पाए थे। उसके बाद हम लोग स्क्रीन इन हुए, सामान लिया, हम अपने रूम्स बैरक्स मिलते हैं, अलॉट हुए हमको अपने बैरक्स, फ्रेशर्स को अलग मिलते हैं, सबका अलग अलग बैच बना देते हैं हम लोग, 30 थे हम लोग, तो 10 फ्रेशर थे, 8 फ्रेशर थे हम लोग और बाकी सब रिपीटर्स वगैरह थे। दूसरे दिन साइक का होता है, 12 स्टोरीज लिखनी होती है हमको, ब्रीफ वही 4 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए, तो लगातार दिखाते हैं वो एक स्टोरी, फिर 4 मिनट, फिर एक स्टोरी, फिर 4 मिनट, तो 12 स्टोरी चलती हैं। उसके बाद 60 वर्ड चलते हैं, 15 सेकंड्स के लिए एक वर्ड दिखता है हमको, फ्लैश होता है स्क्रीन पे, उन्हीं 15 सेकंड में हमें एक सेंटेंस बनाना होता है, तो 60 सेंटेंस बने और फिर 60 एक बुकलेट देते हैं वो, उसमें एसआरटीज होती है हमारी सिचुएशंस वगैरह, तो उस पर 60 सिचुएशन होती हैं, उनमें से हमें अटेम्प्ट करनी होती है जितनी हम कर सके टाइम में। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जैसे बच्चों को मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा है कि स्पीड कम रह गई या आप एक सेंटेंस लिख रहे हो वर्ड दूसरा आ गया, हाँ ये होता तो है वो मैनेज कैसे किया जाए? ये मेरे साथ जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था एसएसबी की, तब बहुत दिक्कत हुई थी कि मेरे से वर्ड अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे, सिंपल वर्ड्स के सेंटेंस भी नहीं बन रहे थे, कि मतलब मान लो आप ट्रुथ भी आ गया तो उसका सेंटेंस भी मेरे से नहीं बन रहा था, तो वो कैप अगेन बहुत जरूरी है, रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू। रीडिंग करिए, तो मैंने बहुत रीड करा है, मतलब इस 8 मंथ्स के फेज में मैंने नंबर ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स इतने रीड करे हैं कि जैसे ही वर्ड आ रहा था तो मेरे को वही एडिटोरियल का सेंटेंस याद आ रहा था बार बार, तो सेंटेंस बन रहा था। शुरुआत में मुसीबत होती है कि कैसे बनेगा, बट सेंटेंस बनाते समय ये भी ध्यान होना चाहिए कि एकदम प्लेन सेंटेंस भी नहीं बनाना, जैसे ऑनेस्टी वर्ड आ गया तो हम लिख दें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब हर कोई यही लिख रहा है, बिल्कुल, यू हैव टू बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, थोड़ी डेप्थ उसमें लेके आनी थोड़ी पड़ेगी, डेप्थ लेके आनी पड़ती है, थोड़ी मोरल वैल्यूज दिखानी होती है आपको, नेगेटिव वर्ड भी देते हैं वो, उसको आप कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, सुसाइड दिया उन्होंने वर्ड आपको, डेथ दिया उन्होंने आपको वर्ड, अब उसका पॉजिटिव कैसे बनाएंगे ये भी हमें देखना है, तो ऐसे 60 वर्ड में मेरे ख्याल से वो 8-9 वर्ड देते हैं ऐसे, अगर आपकी किस्मत बहुत बुरी है तो, कि वो नेगेटिव वर्ड दे देंगे और हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। उसके बाद एसआरटीज होती हैं, अब बच्चे फोकस करते हैं कि मुझे 60 की 60 एसआरटीज करनी है, अब शायद मैं भी यही करता था, बट जो मेरे को बताया था कि दे फोकस ऑन द क्वालिटी, नॉट ऑन द ओवर क्वांटिटी पे नहीं करते हैं फोकस, कि आप 60 कर रहे हैं पर आपकी क्वालिटी नहीं है, कि आप क्वालिटी नहीं बना पा रहे एसआरटीज अपनी, अटेम्प्ट करो 45-50 बट क्वालिटी वाले अटेम्प्ट करो, और बीच में एसआरटीज मत छोड़ना, मतलब छोड़ने की बिल्कुल भी नहीं चांस होता है कि आप बीच में छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये इंडिकेशन जाती है कि आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो, बीच में एसआरटीज नहीं छोड़नी चाहिए, तो बताया गया था हमको, तो मैंने एसआरटीज नहीं छोड़नी चाहिए, लगातार 55 तक पहुंच गया था मैं, अच्छी बनाई थी 45 तक, जब मुझे लगा कि टाइम कम है तो 45 के बाद यू कैन गो फॉर द लेफ्ट ओवर, कि बचा हुआ है तो मैं शायद जल्दी जल्दी कर दूं, बट टिल 45-50 यू हैव टू बी लिटिल इन डेप्थ कि कैसे बन रही है। एसआरटीज हुई, एसडी रट के जाते ही हम लोग सेल्फ डिस्कशन, फैमिली क्या सोचती है, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, और आपके सेल्फ एस्पिरेशन क्या है, आगे क्या बनना चाहते हैं आप, कैसा देखते हो अपने आप को 10 साल में। एसडी होती है, साइक का प्रोसेस खत्म हो जाता है इधर, 3 घंटे चलता है साइक का प्रोसेस, उसके बाद वी आर लेफ्ट विद आवर ओन फ्री टाइम, खेलो कूदो, रूम में जाओ, और बास्केटबॉल कोर्ट है वहाँ पे, सब एसएसबी में सब कुछ होता है, तो बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, तो हम खेलते थे शाम को, बढ़िया लग नहीं रहा था कि हम एसएसबी देने आए हैं बिल्कुल भी, सुबह देते थे अपना प्रोसेस, शाम को खेलते कूदते थे, रात को खाना खाते थे अच्छे से, वॉक करते थे, एसएसबी के बारे में जीरो बात करा, मैंने जो ग्रुप चुना हम लोग जीरो, मतलब कुछ बात नहीं करते थे एसएसबी के बारे में, तेरी कैसी गई, आगे क्या करना है, हम पहले से प्रिपेयर करके आए हुए थे, अब 2 दिन में कोई बात करने का मतलब नहीं था कि अब क्या करोगे आगे, तो वी वर वेरी कूल विद इन दोस 5 days, हम आराम से चिल रह के, हाँ क्या चल रहा है, मौज मस्ती करी रात भर, सुबह वापस फोकस हो गया अपना क्या करना है, तो 3rd डे हमारा जीटीओ का आता है, उसी दिन से 2nd डे से इंटरव्यू होना शुरू हो जाते हैं, मेरा 2nd डे नहीं हुआ था इंटरव्यू, तो 3rd जीटीओ हुआ मेरा,
सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, 2 टॉपिक्स देते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करना होता है। ग्रुप बन जाते हैं 30 के बाद। वो लोगों ने हमारा 8-8 का ग्रुप बनाया था, 8-8 का, 3-4 ग्रुप बने थे, 7 किसी में 7-8 होंगे, तो 4-5 ग्रुप बने थे। उसमें जीडी हुआ पहले 2 टॉपिकों पे। पहला टॉपिक मुझे जहाँ तक याद है वो था कि इंडिया इज ऑन अ वर्ज ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर कंट्री, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। वन ऑफ द रीजंस वाज डिफेंस, अदर वाज इकोनॉमी, और बाकी 2 कुछ और रीजंस थे। मैंने इकोनॉमी पे बोला था, तो उसमें जीडी पे बोलना था। इकोनॉमी पे देखना ये होता है जीडी में कि कैसे वो लोग ये देख रहे होते हैं बेसिकली कि आप ग्रुप के साथ कोप कर सकते हो कि नहीं, ग्रुप वाले हो कि नहीं। काम जीटी का काम ही है ये देखना कि आप ग्रुप में काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यहाँ ओवर स्मार्ट वाले वो पहले ही निकाल देते हैं कि जो बनता है। तो जीडी हुआ हमारा, जीडी अच्छा गया। उसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, मैप दिखाते हैं वो लोग हमें, उस पर हमें एक प्लान, एक लेआउट प्रॉब्लम दे देंगे वो मैप में आपको 4-5 कि आप एक पिकनिक पे आए हो बस के साथ और एक ब्रिज टूट गया है, एक जगह टेररिस्ट ने बॉम्ब लगा दिया है, एक बच्चे को एक्सीडेंट हो गया है, अब आप सॉल्व कैसे करोगे उसे। तो उसमें अपना प्लान लिखना होता है 15 मिनट 10 मिनट के अंदर। उसके बाद उस प्लान के ऊपर एक कॉमन स्टोरी बनानी होती है, पूरा ग्रुप डिस्कशन करता है और एक बंदा कॉमन स्टोरी देता है। इसमें सब लोग भावुक हो गए थे, अपनी अपनी प्लान, सबको लगा कि मेरा प्लान अच्छा है, तो सब लोग लगे थे अपने प्लान के लिए। हाँ, मैं भी थोड़ा सा लग गया कि हाँ दिस इज गुड, दिस इज गुड। आखिरी 1 मिनट में जीटीओ ने बोला भी, वॉर्न करा कि यू गाइस हैव जस्ट 1 मिनट लेफ्ट, कम अप विथ योर कॉमन प्लान। उसके बाद समझ में आ गया था कि पसंद नहीं आ रहा है उसे, ये जो बना रहे थे, तो 1 मिनट के अंदर फटाफट से प्लान बनाया। जीपी वाज नॉट दैट गुड, मतलब मेरा रिटर्न बहुत अच्छा था। रिटर्न में मैंने जीपी में प्लानिंग, टाइम ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड सब लिखा था, टाइम टेकन कितना हुआ और आखिर में कहाँ मिले। मेरा रिटर्न बहुत अच्छा था, बट डिस्कशन में वो थोड़ा सा वहाँ हो गया था। तो जी सेकंड टास्क हुआ हमारा जीटीओ का। थर्ड टास्क स्नेक रेस होती है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, जो बनाते हैं वो 4, वो मेरे बेसिकली मेरे ख्याल से उनके मौज के लिए होती है कि वो कैसा देखना है, उनको थोड़े मजे चाहिए होते हैं। तो बच्चे लग जाते हैं उसमें रेस में कि ग्रुप को जिताना है। उसमें हमें बताया गया था कि ये देखना है कि ग्रुप को सही सलामत रखना है, रूल्स नहीं टूटने चाहिए, सबका ध्यान रखो साथ में, ये नहीं आगे भाग रहे हो और रूल्स टूटते जा रहे हैं। तो ग्रुप ऑब्स्टेकल में हो गया था, पता था कैसे करना है। जीते भले हम थे, बट वहां पे चलता है ये, वो लोग यही देखते हैं कि आप ग्रुप में कैसे, ग्रुप का ख्याल कैसे रख रहे हो और रूल्स तो नहीं तोड़ रहे हो, जीतने के लिए चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि जीटो सब देख रहा है, उसको पता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो स्नेक रेस हुआ, वहां पे खत्म हो गई, वो उनकी मौज के लिए थी, हमारा तो कुछ काम था ही नहीं उसमें। चढ़ना था, कूदना था। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस हुई, उसके बाद लेक्चरेट हुआ मेरा। लेक्चरेट में टॉपिक मिला मेरे को योगा, उस पर 3 मिनट तक बोलना होता है। तो योगा पे अच्छा खासा बोला मैं 3 मिनट। लेक्चरेट वाज मेरा बहुत अच्छा, इट वाज वेरी गुड। I quoted some from Bhagavad Gita and as well, so it was very good from lecturate. GTO हमारा उस दिन खत्म हो गया, मतलब 3-4 टास्क ही कराए उन्होंने हमसे। उसी दिन मेरा इंटरव्यू हो गया। तो इंटरव्यू मेरा 1.5 घंटा चला, सबसे लंबा शायद पूरे बैच में जितने भी थे उनमें सबसे लंबा बैच में मेरा चला इंटरव्यू। मेरे से उन्होंने करंट अफेयर शायद ही कुछ पूछा हो। शुरू के 5-10 मिनट में टू ब्रेक द आइस उन्होंने पहले मुझे कंफर्टेबल किया कि ठीक है बिरत बैठो, हाउ आर यू, हैव यू टेकन सम कोचिंग और व्हाट फ्रॉम वेयर, ये सब पूछा उन्होंने मेरे से। फिर मेरे को बोलते हैं कि ओके वील गो ऑन विद दिस इंटरव्यू, बी योरसेल्फ। उन्होंने मुझे शुरुआत में वार्न कर दिया था कि अच्छे से अपने आप से आंसर देना, डोंट बी गिविंग मी कोच्ड आंसर, उन्होंने मेरे को बोला था। मैंने कहा यस सर, आई विल बी ट्रू टू यू। तो 1.5 घंटे उन्होंने मुझे, शुरू के आधे घंटे बहुत ग्राइंड करा। शुरुआत में उनसे बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस की, ग्रुप के रूम की वॉल्यूम क्या है, एरिया क्या है रूम का, स्पीड क्या है, ये बेसिक जो क्वेश्चन पूछते हैं, एंगल क्या हो रहा है घड़ी में, ताकि थोड़ा सा स्ट्रेस में ला सके मेरे को। तो आधे घंटे में ये हुआ। फिर वो मेरे PIQ में आए। अब PIQ में जो लिखा है आपको, आपने उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हॉबीज में अगर मैंने स्विमिंग लिखा है, बास्केटबॉल लिखा है, तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि स्विमिंग की लेंथ की, पूल की लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, ओलंपिक में लेंस होती है, कितनी लेंस होती हैं। तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से पूछा। मेरा माउंटेनियरिंग एक हॉबी है, मेरी एक अचीवमेंट में मैंने माउंटेनियरिंग लिखी हुई है। तो मैंने AMC BMC करा हुआ है, नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग से। तो उन्होंने मेरे से सब एक्सपीडिशन के ऊपर पूछा आधे घंटे तक, एक्सपीडिशंस क्या करते हैं, वो क्या कहाँ किया है, कैसे करा है, बहुत चीजें डिटेलिंग में गए। बीमारियां पूछी, कैसे क्या करते हो, प्लानिंग कैसे करते हो। उसमें उन्होंने मुझे 3-4 SRTs भी दी कि तुम लीडर हो कहीं के, तो एक्सपीडिशन जा रहा है और एक बंदा बीमार पड़ गया है, अब 3 कह रही है हमें ऊपर जाना है और वो बंदा बहुत बीमार पड़ा है, तो अब क्या करोगे। तो उसमें मुझे 2-3 उन्होंने, सर ने मेरे को 2-3 SRTs दी इसके रिगार्डिंग, बहुत ग्राइंड करा। उसके बाद वो आए मेरे फैमिली पे, PIQ पे, जो मैंने लिखा था, भाई क्या है, माँ क्या करती है, पापा क्या करते हैं और दोस्त क्या करते हैं। उन्होंने मेरे शायद अब इस टाइम पे वो सर मेरे बारे में इतना जानते हैं शायद कोई जितना नहीं जानता है। उन 1.5 घंटे में उन्होंने मुझसे इतना कुछ पूछ लिया था
कि दोस्त कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से शुरुआत करी, तुमने अपनी पढ़ाई की कहाँ से शुरुआत करी। CIQ पूछते हैं वो, एक साथ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 12-15 क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। वो मुझसे पूछे थे 9, 10, 11, 12 के मार्क्स बताओ, स्कूल में क्या करा है, अचीवमेंट क्या है, स्पोर्ट्स में क्या करा है, फेवरेट टीचर कौन है, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ऐसा कौन सा टीचर जो तुम्हें पसंद नहीं है, ऐसा कौन सा दोस्त है जो तुम्हें पसंद नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर के मार्क्स बताओ अपने कॉलेज के, डिग्री कौन सी करी है, कॉलेज में क्या अचीवमेंट है, कॉलेज में कौन सा टीचर है, क्या दोस्त है, क्या अचीवमेंट है। पूरी सीरीज होती है, इसी सीरीज में हमें जाना होता है क्वेश्चन में। तो उन्होंने मुझसे 1-2 सीरीज पूछी थी ऐसी, उसके मैंने आंसर दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने मेरे से स्पोर्ट्स के ऊपर आए, वो जितना मेरा PIQ में लिखा हुआ था वो मेरे सबका पूछा सब मुझसे पूछा। उन्होंने मेरे हाइट से लेके, जो मैंने हाइट में PIQ में हाइट लिखी हुई थी अपनी, वहां से लेके उन्होंने मेरे से अचीवमेंट तक एवरीथिंग दे आस्क्ड फ्रॉम मी कि कैसे क्या करना है। तो मैं पहले से प्रिपेयर था कि PIQ से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो भी आप PIQ में भर रहे हो उस पर अपने हिसाब से 20-30 क्वेश्चन बना लो। अगर आपने बास्केटबॉल लिखा है उस पर 20 क्वेश्चन लिख लो पहले से कि वो ऐसा ऐसा पूछने वाले हैं। स्विमिंग लिखा है तो पहले से क्वेश्चन पूछ लो, ऐसा ऐसा पूछने वाले हैं। तो 1.5 घंटे चला इंटरव्यू। उसके बाद बोलते हैं ठीक है विरत, यू कैन गो, इट वाज गुड, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट 2 डेज। बच्चे हुए चौथा दिन GTO का था, PGT होती है हमारी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसके बाद PGT है, HGT है, फाइनल ग्रुप टास्क होता है, कमांड टास्क होता है, और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होती है, उसमें ऑब्स्टिकल वगैरह करने होते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है जो SSB का, PGT, HGT, फाइनल ग्रुप टास्क और कमांड टास्क। उसके बाद 5वें दिन कॉन्फ्रेंस होती है, जिसका वेट होता है सब सारे कैडेट्स को कि ये क्या होने वाला है। तो मैं बिठा दिया था 9 बजे, 8 बजे बिठा दिया था, बैठ जाओ। तो वेट कर रहे थे सब बैठे हुए। तो सर आए, प्रेसिडेंट जो बोर्ड के थे, ही वाज अ ब्रिगेडियर, वो आए तो बोलते हैं कि आई एम गोना टेक चेस्ट नंबर्स एंड यू शुड स्टैंड अप एंड टेल योर डेट ऑफ बर्थ एंड रोल नंबर, UPSC रोल नंबर। तो पहले चेस्ट नंबर मेरा था 6, तो मैं सामने फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, मतलब चेस्ट नंबर 6। तो मैं उठा, मैं 10 सेकंड के लिए ब्लर हो गया, मतलब क्या हुआ ये, मतलब समझ में नहीं आया। तो फिर मेरे को याद आया कि रोल नंबर ही बोलना है, डेट ऑफ बर्थ ही बोलनी है। मैंने कहा 2012-2000, रोल नंबर 14042445। कह रहा ओके, तो मेरे को मिला। एंड देन यू गेट द फीलिंग ना व्हेन यू गेट द चेस्ट नंबर विद प्लस साइन आके, अरे अब मेडिकल के लिए जाना है। तो उसके बाद तो मेडिकल में भूल ही गया था। मैंने कहा रिकमेंड हो गया हूँ, ये बहुत है मतलब। मैं मिला, प्लस साइन पहना उसको फटाफट से कि हाँ पहले पहनो प्लस साइन को। मिला, बहुत मतलब इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग कि क्या हुआ है। और साथ में 2 रिकमेंड हुए मेरे, हम 3 रिकमेंड हुए थे। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं वो, एक कॉल ऑफिस भेजते हैं जहाँ पे सब फॉर्म भरवाए जाते हैं हमसे, क्या क्या आगे प्रोसेस होता है। तो फिर मेडिकल शुरू होता है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में या कोई जो तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे से उन्होंने पूछा कि तुमने 12th के बाद साइंस क्यों नहीं ली। मैंने साइंस ली थी 12th तक, मेरी 83-84 परसेंटेज थी। उसके बाद मैंने स्विच किया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पे। वो मुझसे पूछते हैं कि तुमने साइंस क्यों नहीं ली। मैंने कहा सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। वो मेरे को बोलते हैं वर यू नॉट इंटरेस्टेड और वर यू नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो ही वाज स्ट्रेट अवे क्वेश्चनिंग माय कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग साइंस, मतलब क्या। मैंने कहा नो सर, आई वाज एबल टू डू इट, आई डिड गुड इन माय 12th क्लास बट आई वाज इंटरेस्टेड। तो बोलता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चूजिंग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। Then I told him my backup plan. What is my backup plan? Then my backup plan was like doing a show on Discovery on NetGeo, like Bear Grylls. So I uttered that word Bear Grylls. As soon as I uttered that word Bear Grylls, उन्होंने मुझसे Bear Grylls की पूरी हिस्ट्री पूछ ली, बायोग्राफी कि कहाँ पैदा हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कौन है Bear Grylls। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि खुद ही बोलते हो हम जो, वो खुद ही उनसे पूछते हैं। तो मतलब पहले मैं एक मिनट ब्लैंक हुआ था कि तुमने साइंस क्यों नहीं ली 12th के बाद, तुम केपेबल नहीं थे क्या करने के। तो फिर मेरे दोस्त से पूछा तो उन्होंने क्वेश्चन कि मेरे दोस्त कौन है, बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह क्या करते हैं। तो मुझे लगा नहीं था इतने डीप जाएंगे, तो काफी मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये चीज। चलिए बहुत बढ़िया। अमिरत, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मेडिकल भी तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब वेट करो मेरिट लिस्ट का। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू सो मच सर। डू वेल इन लाइफ। थैंक यू सो मच। ऑलराइट अमिरत।